ओके, गुड इवनिंग। हाजिर है एक नए चैप्टर के साथ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन बड़ा इजी। यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में आपको हंसने का मौका भी मिलेगा, रोने का मौका भी मिलेगा। सर ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स बीच में आएगा, मजा आएगा। ये है हंसने का मौका, ठीक है। एफएस ये है, आपको हंसी का मौका देगा। यहाँ पे खुश होने की बात आएगी। फिर अब मैं आगे बताता हूँ आइटम ऑफ एफएस, है ना। यहाँ पे तो आपके बहुत दांत निकल गए, देखो। चलो जी, अब आगे देखो। एफएस, हम तो सोचते थे एफएस मतलब सीधा ही बैलेंस शीट आएगी, पी एंड एल अकाउंट आएगा, लेकिन यहाँ पे आए सबसे पहले असर्शंस। तो यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा शांत होने का मौका मिला। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ड्राइंग पे नहीं जाना, भावनाओं पे और शब्दों पे जाना है। अब आप बात करते हैं ये चैप्टर कर क्या है और कह क्या है। ये चैप्टर सबसे पहले बात कर रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? पी एंड एल आ सकता है, बैलेंस शीट आ सकती है, इनकम्स, एसेट्स। तो यानी कि यहाँ पे ये चैप्टर आपको ना बात सिखाएगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो, अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ से भी कोरिलेट करना चाहोगे, तो जब आप बैलेंस मतलब जब आप ऑडिट करने जाओगे, आपके सामने ट्रायल बैलेंस भी होता है, पी एंड एल भी होता है, बैलेंस शीट भी होती है, ठीक है। तो कल भी मैंने ये चीज बताई थी पिछली क्लास में, चैप्टर 8 में, कि कैसे आपको लेजर स्क्रूटनी करनी होती है ना। कि अपनी जजमेंट के हिसाब से जो आइटम आपको कम ज्यादा या इंपॉर्टेंट लग रही हो, उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ, उसकी इंक्वायरी करो। अब बैलेंस शीट में कई चीजें आएंगी, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा यहाँ पे, सिर्फ 2 मिनट की। मैं ऑडिट करने पहुंचा क्लाइंट साइड पे। अगर मैं फर्स्ट ईयर आर्टिकल हूं ना, तो मुझे मेरे सर सिखा देंगे कि भाई तेरे को कैश बुक चेक करनी है। सबसे पहले सबसे आसान काम होता है कैश बुक चेक करना, टिक कम टिक खेलना। डेबिट साइड पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड पैसा जा रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वाउचर पड़े होंगे, उसके साथ टिक करते चले जाओ। चलो जी, ठीक है। दूसरा काम आपको दिया जाता है, सेल चेक कर लो या परचेज चेक कर लो या जर्नल चेक कर लो। जर्नल आसान चीज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जर्नल आसान चीज नहीं होती, बड़ी चीजें आती हैं उसमें, पता नहीं क्या क्या आइटम्स आती हैं। तो एंट्री करने वाइज आसान होता है, वहां पे जब वो जर्नल एंट्रीज बन के आती है ना, आपके होश उड़ जाते हैं, भाई ये जर्नल एंट्रीज है, ये है क्या। तो हमारे साथ भी होता, आप लोगों के साथ भी होता होगा या होगा। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आपको ठीक है आदत पड़ जाएगी, तो आपको ईजी लगने लग जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ आप तब पहली बार करोगे। ये भी आपसे चेक हो जाएगी, ठीक है। चेक क्या चीज नहीं होती, जब आपके पास बैलेंस शीट हो, सोच के देखो, पी एंड एल अकाउंट में तो अक्रेंस की बात हो रही होती है। पी एंड एल अकाउंट का एक असर्शन होता है अक्रेंस, कि क्या वो प्रॉफिट वाली आइटम या एक्सपेंस वाली आइटम सच में हुई है, तभी पी एंड एल के डेबिट या क्रेडिट में आ रही है ना, उसको बोलते हैं अक्रेंस। अक्रेंस इज एन असर्शन रिलेटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अक्रेंस क्या है? वन ऑफ द असर्शन है जो पी एंड एल अकाउंट की बात करेगा, कि सच में ये एक्सपेंसेस अक्कर हुए थे तभी पी एंड एल के डेबिट में आ रही है। सच में क्या वो असर्शन क्रेडिट हुए थे, सच में वो ट्रांजैक्शन हुई थी तभी पी एंड एल के क्रेडिट में आ रही है, अगर वो इनकम रिलेटेड हो। पी एंड एल अकाउंट में दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत कहां आती है? जब आप बैलेंस शीट कर रहे हो, सोच के देखो, हो सकता है मैंने इस साल शेयर कैपिटल इशू ना की हो। शेयर कैपिटल आज से 10 साल पहले कंपनी खोली थी, तभी इशू की थी, 10 साल हो गए, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है, जनरली तो यही होगा ना। शेयर कैपिटल कौन सा आप हर साल इशू करने लग जाते हो। लोन लिए हुए हैं आपने पिछले 5 साल से, जिसकी आप इंटरेस्ट की रीपेमेंट कर रहे हो, प्रिंसिपल की नहीं कर रहे, या फिर प्रिंसिपल की भी कर रहे हो। इस साल पी एंड एल अकाउंट में उस बोरोइंग या उस लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट तो आ गया। अब आप देखना भी तो चाहोगे ना कि भाई ये इंटरेस्ट हम कहां से दे रहे हैं। ये इंटरेस्ट हम बैलेंस शीट में लोन था, लाइबिलिटी थी, वहां से आपको पता चलेगा। तीसरी चीज, आपके पास फिक्स्ड एसेट पड़ी है, फॉर एग्जांपल लैंड। लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन तो आप पी एंड एल के डेबिट में फिर दिखाओगे भी नहीं। अब आपको बैलेंस शीट चेक करनी है, उसमें लैंड लिखी हुई है, आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है उन्होंने 15 साल पहले की खरीद के रखी हो। मुद्दा क्या है? इतना सारा भाषण मैंने दिया क्यों? इतना सारा भाषण मैंने इसलिए दिया क्योंकि जब आप बैलेंस शीट की ऑडिट कर रहे होगे, उसमें से कई चीजें आएंगी जो ड्यूरिंग द ईयर अकर नहीं हुई होंगी, ड्यूरिंग द ईयर परचेज नहीं की होंगी, ड्यूरिंग द ईयर सेल नहीं की होंगी। क्या उसको चेक नहीं करोगे, छोड़ दोगे? लैंड के डॉक्यूमेंट भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। आपने लैंड अपने एसेट साइड दिखाया हुआ है, नॉन करंट एसेट में, भाई मेरे को लैंड की रजिस्ट्री दिखाओ ना।
आरसी दिखाओ कि आपके नाम पे है, कब खरीदा था, जब खरीदा था उतनी वैल्यू पे खरीदा था, क्या पिछले साल भी लैंड की वैल्यू यही थी जो इस साल है। तो मेरा कहने का मकसद ये था यहाँ पे पूरे इस चर्चा में कि कई आइटम्स आपके पास ऐसी आएंगे जो बैलेंस शीट में दिख रही होंगी, लेकिन वो ड्यूरिंग द ईयर अक्कर नहीं हुई होंगी, ड्यूरिंग द ईयर परचेज नहीं की होंगी, कि आपको उसकी ऑडिट नहीं करनी, उसकी ऑडिट भी करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड, शेयर कैपिटल, ये सब चीजें। तो इसलिए यहाँ पे ना आपके पास टॉपिक आ जाता है असर्शन का। असर्शन 3 चीजों को लेके है यहाँ पे। पहले जो अपन पढ़ चुके हैं ना, टॉपिक अगर पेपर में आएगा तो उस चीज को लेके आएगा। अगर वहां से क्वेश्चन आता है अकाउंट बैलेंस का था, ट्रांजैक्शंस का था, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का। यहाँ पे देखो कैसे कैसे दिए हुए हैं इस चैप्टर में असर्शन। इस चैप्टर में दिए हुए हैं इनकम स्टेटमेंट के, बैलेंस शीट के और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के। क्या मैं इनकम स्टेटमेंट को ट्रांजैक्शन वाला लिख सकता हूँ? ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन ट्रांजैक्शंस। बैलेंस शीट को क्या लिखेंगे? सेकंड वाला था आपका अकाउंट बैलेंस, और तीसरा तो सेम है, थर्ड आपके पास सेम है। अब यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े इन्होंने असर्शंस भी हिला दिए। मेरे को ये चीजें देखो पर्सनली अच्छी नहीं लगती, आप ये लगा लो, या लॉजिक के भी बाहर लगती है, ये लगा लो। जब आपने पहले चैप्टर में असर्शन का टॉपिक डाल दिया भाई, आपने तीसरे चैप्टर में असर्शन का टॉपिक डाल दिया, आपने नाइन्थ चैप्टर आप आगे खोलते चले जाओ, असर्शन ही दिखेंगे। देखो पूरे चैप्टर में अगर आप आगे खोलोगे ना, आपको पूरे चैप्टर में असर्शन ही दिखेंगे। हर टॉपिक के असर्शंस हैं। सबसे बढ़िया बात ये है कि चलो उठा यहां से रहे हैं, ये कॉमन असर्शंस इन्होंने यहां पे दे दिए। सर फिर आपको प्रॉब्लम क्या चीज की है, क्या दिक्कत है? कोई चीज आपको अच्छी लगती है पहली बार में कि नहीं? इसलिए नहीं लग रही। पहले चैप्टर में इन्होंने असर्शन डाला, वहां पे सिर्फ अकाउंट बैलेंस का दे दिया, या आप तीनों के दे दो या मत ही दो। तीसरे चैप्टर में उन्होंने तीनों के असर्शन दे दिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, दे दिए तो दे दिए। पहले चैप्टर में से या तो हटा देते, नहीं उन्होंने 1 दिया। तीसरे चैप्टर में उन्होंने 3 दे दिए। अब चैप्टर नंबर 9 आया, चैप्टर नंबर 9 आया, उसमें उन्होंने क्या किया? चैप्टर नंबर 9 में उन्होंने असर्शन दे दिए, लेकिन वही थर्ड चैप्टर वाले सेम नहीं दिए। नाइन्थ वाले चैप्टर में इन्होंने असर्शन दे दिए। अब असर्शन में तीसरा देखो मेजरमेंट। मेजरमेंट के आपके पास था पहले कभी? वैल्यूएशन वगैरह थी? एक बार के लिए देखना इसके असर्शंस देखो, सिर्फ 1 सेकंड। पता चल गया ना क्या दिक्कत हो रही है मेरे को? या तो यहाँ पे भी असर्शन सेम डाल दो, या तो वहां पे थर्ड चैप्टर में भी ये मेजरमेंट वाला वहां पे डाल देते। हमारी मेमोरी टेक्निक भी खराब हो रही है, हमारे कॉन्सेप्ट भी खराब हो रहे हैं। अब अगर पेपर में आए, हमें क्या लिखने हैं? हमें पेपर में आए तो हमें थर्ड चैप्टर वाले लिखने हैं, एओसीई, एओसी की पावर क्यूब, एओसी की पावर 2। नहीं होगा तो यहाँ पे भी आप लिख लेना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन वाले में क्या थे, याद है आपको? एओसी क्यूब था यार, देखो पक्की बात है। इधर एओसी ई था, इधर एओसी 2 था। हाँ। अभी देख लेते हैं क्या क्या दिक्कत है। हाँ ये लास्ट वाला प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में स्क्वायर था, और पहले में यही है, फिर वो रजिस्टर करना होगा। तो ऐसे जो भी वैसे भी जब अनुज और कविता फुल कॉन्फिडेंस में तो यार मेरे को कंफ्यूज है ये ऐसा क्या बोला। कोई बात नहीं, आप भी देख लेते हैं, मैं भी गलत हो ही सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। चैप्टर 3 में था ना?
AOC क्यूब है पहले में, दूसरे में AOC E है, तीसरे में AOC स्क्वायर है। आज के बाद ध्यान देना लेडीज एंड जेंटलमैन, जब कविता और अनुज इतने कॉन्फिडेंस में बोले तो समझ लेना सर आपको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑडिट ज्यादा जानते हो हमसे। AOC क्यूब था, AOC E था और AOC स्क्वायर था। पिछला एनालिटिकल प्रोसीजर वाला जो चैप्टर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था नवंबर 19 में, जहां पे एपी उन्होंने एपी नहीं पूछा, उन्होंने एपी पूछा परचेजेस का। तो आपको रेशियो बतानी पड़ेगी ना, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो लाइक दैट। इस चैप्टर में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो बताएंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इसके असर्शन बताओ, इन्वेस्टमेंट है, इसके असर्शन बताओ। जब आपको लगेगा ना कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसलिए मैं पहली ही क्लास में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वो बैलेंस शीट की आइटम दे देंगे, आपको बोलेंगे असर्शन बताओ। डजंट मीन, अब मेरी ध्यान से सुनो बात, डजंट मीन आपको ये बताना पड़ेगा कि ए से अकरेंस, ए से एक्यूरेसी, ओ से अकरेंस, ये नहीं बताने। अब आपको लिखना पड़ेगा। कैसे आपको बताना पड़ेगा, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अकरेंस है, कंप्लीट और मेजरमेंट है ना, तो आपको ना इसकी लाइन अपने आप बनानी पड़ेगी, ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। कैसे कि क्या सारे क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो समझ लो 7,000 रुपीज गिवन है, क्या ये सच में हुए थे कि नहीं हुए थे, अक्कड़ हुए थे कि नहीं, क्या आपने उसको प्रॉपरली बुक्स में दिखाया कि नहीं दिखाया, P&L अकाउंट में या डेबिट साइड, क्या उसकी जो वैल्यूएशन है सही ढंग से की हुई है कि नहीं की हुई, तो क्या वो आपके नाम पे थे कि नहीं थे। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। असर्शन का मीनिंग बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार, एक बार फिर से करेंगे। असर्शन क्या था, रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द एफएस used by the auditor to consider the different types of, तो एक्सप्लिसिट और अदरवाइज को हमेशा की तरह काट दो, इतनी टेंशन नहीं लेनी अपन ने, कीप इट सिंपल। रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द एफएस यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल रिस्टेटमेंट, यानी कि असर्शंस ये सारे यूज कर रहा है ऑडिटर ताकि गलतियां निकाले जा सके। एग्जांपल मैंने आपको बोला ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुए कि नहीं हुए। असर्शन यानी कि आपको ना ये वाउचिंग वेरिफिकेशन करने के उन्होंने तरीके बता दिए कि भाई अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको P&L के डेबिट में दिख रहा है उसको ऐसे ऐसे चेक कर लो। पहला हो गया अकरेंस। तो इनकम स्टेटमेंट के मैं असर्शंस पढ़ने वाला हूं एक बार के लिए, आज पहली क्लास है, कॉमन असर्शंस है ये, एक बार के लिए मैं अंदर भी पढ़ रहा हूं, इसके बाद पूरे टॉपिक में पूरे चैप्टर में आते रहेंगे, आप कभी नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ अपन नाम याद करेंगे। पहला अकरेंस, ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को लिख दो P&L अकाउंट, हैव अकर्ड एंड रिलेट टू एंटिटी, तो इसमें अकर्ड को सर्कल करना है आपने, ये शब्द लिखना ही लिखना है, एंड रिलेट टू एंटिटी, क्या वो एंटिटी के नाम पे थे कि नहीं, यही मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया था, ठीक है। तो पहला क्या है अकरेंस, क्या वो ट्रांजैक्शन उनके नाम पे है कि नहीं और एंटिटी से रिलेटेड है कि नहीं। कंप्लीटनेस, ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट वाज सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, कह रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शन सारी हुई हैं क्या आपने P&L अकाउंट में उसको दिखाया है, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब वहां पे आपने दिखाया कि नहीं दिखाया। फर्दर वो ट्रांजैक्शन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड थी कि नहीं थी। तो इन्होंने यहाँ पे दो असर्शन बोल दिए बातों ही बातों में, एक तो ऑल को बोल दिया और करेक्ट पीरियड को बोल दिया। तीसरा मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब वैल्यूएशन, क्या एप्रोप्रिएट अमाउंट थी उसकी और उसको क्लासिफाई किया गया ढंग से कि नहीं किया गया। तो इनकम स्टेटमेंट के तीन असर्शन कौन से हैं, अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट। अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट। अकरेंस में बोला क्या वो ट्रांजैक्शन सच में अकर्ड हुई थी कि नहीं हुई थी और एंटिटी से रिलेटेड थी। उसके बाद क्या था कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस में क्या था सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की और नहीं की और करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में दी कि नहीं दी। मेजरमेंट में एप्रोप्रिएट अमाउंट होनी चाहिए थी और क्लासिफाइड प्रॉपर्ली किया कि नहीं किया। उसके बाद आपके पास आ रही है असर्शंस बैलेंस शीट के, कि अगर आपको बैलेंस शीट आइटम चेक करनी है, अगर आपको बैलेंस शीट आइटम चेक करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड या प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपको इसको चेक करना है तो इन्होंने ना 4 तरीके बता दिए कि आप कैसे चेक करना। एक तो एग्जिस्टेंस देख लेना, क्या वो एसेट्स लाइबिलिटीज सारे बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। कंप्लीटनेस, वही सारी एसेट लाइबिलिटी को आपने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। वैल्यूएशन, क्या उनकी प्रॉपरली वैल्यू है कि नहीं है,
राइट और ऑब्लिगेशन, एसेट्स होगी तो वो आपका राइट है, लाइबिलिटी होगी तो वो आपकी ऑब्लिगेशन है। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, इसमें हमारे पास एओसी ई बन रहा है, ए से हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे एलोकेशन एंड वैल्यूएशन होता था यहाँ पे, तो क्यों ना अपन इसको एलोकेशन एंड वैल्यूएशन बना दें, एलोकेशन एंड वैल्यूएशन। तो ए से आपके पास यही हो गया ए, ओ से आपके पास ऑब्लिगेशन वाला हो गया, सी से कंप्लीटनेस हो गया, ई से एग्जिस्टेंस हो गया। एक मेमोरी टेक्निक तो हमने कर ली अपनी, एओसी ई। तो यानी कि अब आपको बैलेंस शीट या अकाउंट बैलेंस वाली तो याद नहीं रखनी है ना, कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस थे, वही अपना नॉर्मल याद रखना है। एओसी ई, ए से एलोकेशन एंड वैल्यूएशन, ओ से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अक्रेंस देखो पी एंड एल की थी, सी से ई से एग्जिस्टेंस। चलो ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की वैसे होती थी एओसी की पावर स्क्वायर। ए से आपके पास होता था यहाँ पे एलोकेशन एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ऐसा कुछ था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मिक्स किया हुआ था ऊपर वाली को, एलोकेशन एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन था, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन था, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। क्यों ना आप इसको एक डी और बना देते हैं, ओ है हमारे पास यहाँ पे, ओ है पड़ा, सी है पड़ा है, ए ओ सी, और सी से क्या आ गया, ए हो गया, ओ हो गया, सी। अच्छा ए और सी की पावर क्यों थी ना, हमारे पास ए नहीं है यहाँ से, ए से आप बना देते हैं डी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, चौथा बना रहा हूं मैं, और वहां पे भी चौथा पॉइंट ही था एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, ये था। वैसे आप एक्यूरेसी बना लो चाहे, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, कोई बात नहीं, याद रखना है अपने, तो हम हमारी मेमोरी टेक्निक के अकॉर्डिंग याद रख रहे हैं ना, जैसे चैप्टर 3 में थी, इस वजह से। अगर हमें जैसे क्वेलिफिकेशन आता है तो हमें पहले उसकी हेडिंग देनी है, फिर उसके अंदर लिखना है, सिर्फ एक लाइन ही एक लाइन ही लिख दे सबकी, एक लाइन। अभी नीचे आएगा क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एओसी स्क्वायर, पर यहाँ पे सी से, हाँ कंपेरेबल वो था, क्लासिफिकेशन है यहाँ पे सी से, चलो छोड़ देते हैं अपने, हाँ इतना कॉम्प्लिकेट क्यों ही बनाना, आप अपने तरीके से वही वाले याद रख लेना। अगर आपको मतलब लिखने भी हो ना तो वही वाले याद रख लेना, मतलब जिसमें आपके पास एक स्पेशल और आपके पास आ रहा था क्लासिफिकेशन, बस ये एक्स्ट्रा है आपके पास, मतलब मैंने 2 एक्स्ट्रा लिखवा दिए ताकि आपकी मेमोरी टेक्निक चलती रहे। ए से एक्यूरेसी, ओ से अक्रेंस, सी से कंप्लीटनेस और सी से क्लासिफिकेशन, तो टोटल 5 लिख दिए। 5वां याद रख लेना अपना, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। ए से क्या हो जाएगा, एक बार के लिए फिर से अपन थोड़ा सा बनाते हैं इसको, ए से एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, ओ से अक्रेंस या एग्जिस्टेंस, सी से कंप्लीटनेस, फिर सी से क्लासिफिकेशन, एक फालतू अक्रेंस एंड एग्जिस्टेंस। क्लियर है ना, क्या जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज करने आपने अक्कड़ हुए थे, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, कंप्लीट है कि नहीं, उनकी प्रॉपर मेजरमेंट और वैल्यूएशन की है कि नहीं की, एक्यूरेट है कि नहीं, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हेड में किया कि नहीं किया, करंट का करंट में, नॉन करंट का नॉन करंट में। अब देखो क्वेश्चन देखो जो पेपर में आया हुआ है, व्हाट आर द ऑब्वियस असर्शन इन द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे क्या असर्शंस हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये हेडिंग है अभी भी, ये क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ रहे हैं, बताओ इसके असर्शंस कैसे चेक करोगे। पॉइंट नंबर 2 का बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, इसके असर्शंस कैसे चेक करोगे। अब देखो आंसर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का आंसर देखो, इन्होंने अब असर्शंस की हेडिंग नहीं दी, अब ये उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे, क्या एक्सपेंडिचर यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड, इनकर्ड यानी कि अकर्ड, तो पहला सर्कल करो इनकर्ड को, क्या वो हुए थे। सेकंड, ट्रैवलिंग हैज बीन अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर, तो यानी कि उस पीरियड से रिलेट है कि नहीं है। तीसरा, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वो 50,000, यानी कि ये वैल्यूएशन वाला हो गया, मेजरमेंट वाला, क्या 50,000 पे सच में ही हुए हैं। इट इज क्लासिफाइड, आगे आ गया क्लासिफाइड है कि नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप ना याद करने अगर लग जाओगे ना, आप फंस जाओगे। अगर आपने याद करने के ठान लिया, फंस जाओगे। आपको असर्शंस ऊपर वाले जरूर याद रख लो, एओसी ई वाले, यहाँ पे आप अपने आप बना सकते हो।
पहला क्या था, अक्रेंस वाला था, क्या एक्सपेंडिचर अकर हुए कि नहीं, ड्यूरिंग द ईयर हुए कि नहीं, प्रॉपर वैल्यू 50,000 थी कि नहीं, एंटिटी से रिलेटेड थे कि नहीं, ड्यूरिंग द ईयर वाले थे, क्लासिफाई जो भी हेड सब हेड या P&L में चार्ज किए कि नहीं किए, बस लिख देना। अब यहाँ पे आंसर से तो हमें ये भी नहीं पता चल रहा हेडिंग लिखनी है, तो 2-3 अपने और भी लिख दो, प्रॉपर वैल्यूएशन, मेजरमेंट, एलोकेशन। ट्रेड रिसीवेबल के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, दीज इंक्लूड ऑल सेल्स। तो पहले तो इन्होंने ये बोला कि ऑल सेल्स अकर्ड, सारी सेल हुई थी और वो अकर हुई थी मतलब ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल कहीं ना कहीं P&L की आइटम से रिलेटेड है जो सेल्स होती है, तो ऑल द सेल्स। और ये उसके बाद दिस हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड अकर ड्यूरिंग द ईयर, रिकॉर्डेड प्रॉपरली और ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। दीज कॉन्स्टिट्यूट एसेट ऑफ द एंटिटी, क्या ये ट्रेड रिसीवेबल एंटिटी के खुद के हैं यानी कि राइट्स यानी कि एसेट्स। दीज हैव बीन शोन एज अ प्रॉपर वैल्यू। तो अगर आप देखोगे, अगर सिर्फ आपको कोई ये दे देते ट्रेड रिसीवेबल का ये पॉइंट पढ़ो, आप बच्चों की तरह पढ़ते जमाई, भाई DI क्या हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल आपके हैं, क्या सच में सेल हुई थी, प्रॉपर वैल्यू पे दिखाई, सारे दिखाए कि नहीं दिखाई, ड्यूरिंग द ईयर है कि नहीं है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखा रहे हो, बात खत्म। तो इसको ऐसे ही याद करना, इसको इतनी सिरदर्दी नहीं लेनी ये वाले असर्शन वाले टॉपिक पे, जर्नल याद कर लेना, ठीक है। 6-7 लिख देंगे, उसमें से 3 या 4 भी अगर हमारे ठीक हुए तो 4 में से आपको 3 मिल जाएंगे। अगला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2, गिव योर असर्शंस फॉर द फॉलोइंग आइटम्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट के आइटम्स है, इसके असर्शंस बताओ। पहला दिया हुआ है कैश इन हैंड, दूसरा इन्वेस्टमेंट, ऐसे ऐसे करके। तो कैश इन हैंड के असर्शन देखो क्या है, कैश इन हैंड इज अ आइटम ऑफ करंट एसेट, यानी कि करंट एसेट ये पता क्या था, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन के नजरिए से बता दिया। दैट द कंपनी हैड 1000 इन हिज हैंड, यानी कि एग्जिस्टेंस, क्या कंपनी के हाथ में पैसे पड़े हैं, यानी कि ये क्या हो गया, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस हो गया ना। कंपनी हैज इन हैंड, उनके हाथों में है कि नहीं है। कैश इज फ्री एंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, बुक्स ऑफ अकाउंट शोज अ कैश बैलेंस ऑफ 10,000, ये हो गया वैल्यूएशन, वैल्यूएशन या मेजरमेंट, ये हो गया। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा ना कि कैसे टॉपिक है ये। सेकंड आपके पास है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट इज एन आइटम अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एज अ नॉन करंट या करंट। तो पहले इन्होंने बोल दिया कि ये नॉन करंट है कि करंट है, तो यानी कि ये क्या होगी, क्लासिफिकेशन, ये होगी आपके पास क्लासिफिकेशन। उसके बाद है दैट द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टेड एज सरप्लस फंड, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट वो किया जो आपके पास सरप्लस फंड पड़ा था इन द इन्वेस्टमेंट, दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस चेक कर लो और ओनरशिप चेक कर लो। इन्वेस्टमेंट आर नॉन करंट या करंट, इट्स क्लासिफिकेशन, है तो अपने ऊपर ही देख लिया, रेट क्या है, मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, और आगे है वैल्यू, वैल्यू को सर्कल कर लो। अच्छा ये दिया ही हुआ है वैल्यूएशन। देन एक बार जल्दी से आगे सिक्योर्ड लोन वाले पढ़ लो, देखो ठीक है, सिक्योर्ड लोन वाले और वो मशीनरी या डेप्रिसिएशन वाले। डन, देखते हैं आज हमने क्या क्या किया, बस वाइंड अप करते हैं 2 मिनट में। आज हमने सीखा सिर्फ और सिर्फ असर्शन, आज हमने असर्शंस की हेडिंग के साथ साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी सीखी। असर्शंस की डेफिनेशन पेपर में बड़े इजीली पूछी जा सकती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द यूज्ड बाय द टू फाइंड आउट द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स दैट में अकर। फिर उन्होंने बोला असर्शन 3 चीजों में हो सकते हैं, एक हो सकता है इनकम स्टेटमेंट में यानी कि ट्रांजैक्शन के असर्शन, दूसरा बैलेंस शीट के यानी कि अकाउंट बैलेंस के, तीसरा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के। इनकम स्टेटमेंट की हमारी जो चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग मेमोरी टेक्निक होती थी AOC की क्यू, लेकिन यहाँ पे सारे बने नहीं थे, यहाँ पे भी आप बाकी एक्स्ट्रा और लिख देंगे। अक्रेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, अक्रेंस, कंप्लीटनेस, अक्रेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट। फिर था आपके पास बैलेंस शीट अकाउंट बैलेंस, AOCE, A से एलोकेशन एंड वैल्यूएशन, O से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, C से कंप्लीटनेस, E से एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के AOC स्क्वायर, AOC स्क्वायर। A से क्या आ रहा था आपके पास, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, O से
अक्रेंस एंड एग्जिस्टेंस, अक्रेंस एंड एग्जिस्टेंस। सी से कंप्लीटनेस, सी से क्लासिफिकेशन, फिर एक फालतू आ गया था मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। डन। बाकी करते हैं हम कल। ओके बाय बाय।